हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 11 का ये एक पार्ट है, राम किंकर बेज। राम किंकर बेज के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 12 का टॉपिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज से हम भारत के आधुनिक भारतीय जो मूर्तिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पहले कलाकार में राम किंकर बेज। मैं आपको बता दूं कि राम किंकर बेज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है। राम किंकर बेज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है और ये प्रथम भारतीय मूर्तिकार हैं जिन्होंने सीमेंट तथा कंक्रीट माध्यम का प्रयोग कर प्रभावशाली ढंग से मूर्ति शिल्पों की रचना की। कहने का मतलब कि ये पहले ऐसे भारतीय मूर्तिकार थे जिन्होंने सीमेंट तथा कंक्रीट माध्यम से प्रभावशाली ढंग से मूर्ति शिल्पों की रचना की और इनके द्वारा जीवन पर्यंत कला के क्षेत्र में योगदान के कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। हम आज राम किंकर बेज के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया आपको कि राम किंकर बेज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले इनकी जन्म एवं शिक्षा के बारे में लिखते हैं हम। तो इनका जन्म, राम किंकर बेज का जन्म 26 मई 1906 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा नामक जिले में हुआ था। 26 मई 1906 को पश्चिमी बंगाल के बांकुरा नामक जिले में इनका जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल के बांकुरा नामक जिले में इनका जन्म हुआ। इन्होंने शांति निकेतन से कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया था। कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया और यहीं पर यह कला शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिल्प कला विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। मतलब शांति निकेतन में ही इन्होंने कला शिक्षक के रूप में कार्य किया पहले तो, फिर कला विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। ये क्या हुआ इनका जन्म एवं शिक्षा के बारे में। जन्म 26 मई 1906 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में इनका जन्म हुआ। इन्होंने शांति निकेतन से कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया, फिर वहां से कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात ये कला शिक्षक बने। मतलब शांति निकेतन में ही कला शिक्षक के रूप में कार्य किया और कला विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। अब मुख्य बात आती है इनके बारे में कि विभिन्न माध्यमों
विभिन्न माध्यमों में मूर्ति शिल्प कि किन माध्यमों में रामकिंकर बेद ने मूर्ति शिल्पों की रचना की। तो रामकिंकर बेद ने विभिन्न माध्यमों में मूर्ति शिल्प की रचना की थी, जिनमें मिट्टी, प्रस्तर, कंक्रीट, काष्ठ आदि प्रमुख हैं। मिट्टी, पत्थर, कंक्रीट, काष्ठ आदि प्रमुख है। मतलब रामकिंकर बेद ने किन माध्यमों में मूर्ति शिल्पों की रचना की? तो माध्यम कौन से? मिट्टी, पत्थर, कंक्रीट, काष्ठ आदि माध्यमों में इन्होंने मूर्ति शिल्पों की रचना की। अब इनकी कला शैली के बारे में हम पढ़ते हैं। कला शैली मैं आपको बता दूं कि रामकिंकर बेद के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के विषय भारतीय तथा जनमानस से प्रभावित रहे। इनके जो विषय थे भारतीय तथा जनमानस से प्रभावित रहे। विषय भारतीय तथा जनमानस से प्रभावित रहे। इनकी कला शैली पर लोक कला शैली जैसी सरलता, सहजता, ज्यामितीयता स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब लोक कला जैसी सरलता, सहजता और ज्यामितीयता स्पष्ट दिखाई देती है। अब इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प की रामकिंकर बेद के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम बताइए। तो रामकिंकर बेद के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के जो नाम हैं उनमें इन्होंने कई प्रकार के मूर्ति शिल्पों की रचना की थी। विशेष रूप से इनके जो मूर्ति शिल्प प्रसिद्ध रहे थे उनमें संताल परिवार, मिलकोल और संताल परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध, सुजाता और इसके अतिरिक्त इन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर का भी एक मूर्ति शिल्प का निर्माण करवाया था। तो रामकिंकर बेद के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में संताल परिवार, मिलकोल, महात्मा बुद्ध, सुजाता और रविंद्रनाथ ठाकुर, ये इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम थे। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि ये ऐसे प्रथम मूर्तिकार थे जिन्होंने सीमेंट व कंक्रीट माध्यम से प्रभावशाली मूर्ति शिल्प किया था। मतलब ये एक ऐसे मूर्तिकार थे जिन्होंने सीमेंट और कंक्रीट से प्रभावशाली मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था। अब मुख्य रूप से इनकी कला को साहित्यकारों और फिल्मकारों का प्रभावित होना, यानी साहित्यकारों व फिल्मकारों का प्रभावित होना, साहित्यकारों एवं फिल्मकारों का प्रभावित होना। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि रामकिंकर बेद पर कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की गई थी। मुख्य रूप से
जो जो पुस्तकें इनके बारे में लिखी गई थी, जैसे आर शिवा कुमार, आर शिवा कुमार द्वारा रचित एक पुस्तक थी राम किंकर्स यक्ष यक्षी, राम किंकर्स यक्ष यक्षी। ये आर शिवा कुमार द्वारा रचित पुस्तक थी जो राम किंकर बेज पर लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त सोमेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक लेखक रहे थे, सोमेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सोमेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ध्याय, इनके द्वारा एक पुस्तक थी माई डेथ विद राम किंकर स, माई डेथ विथ माई डेथ विथ राम किंकर्स। ये सोमेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा, मतलब आर शिवा कुमार द्वारा तो राम किंकर्स यक्ष यक्षी, सोमेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा रचित पुस्तक थी माई डेथ विद राम किंकर्स। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जीवन पर्यंत कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के कारण इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। मतलब 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। मतलब जीवन पर्यंत कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और रामकिंकर बेज का जन्म की 1980 में 80 ईस्वी में मृत्यु भी हो गई थी। मुख्य बात रामकिंकर बेज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। आगे हम इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में हम इनके मूर्ति शिल्पों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से रामकिंकर बेज की जन्म एवं शिक्षा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है, रामकिंकर बेज को कहा जाता है। और रामकिंकर बेज का जन्म 26 मई 1906 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ, शांति निकेतन से। इसके पश्चात इन्होंने शांति निकेतन से कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया और वे शांति निकेतन में ही कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और बाद में वहां की कला विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। विभिन्न माध्यमों में मूर्ति शिल्प, जैसे मैंने आपको बताया कि रामकिंकर बेज ने अनेक मूर्ति शिल्पों की रचना की थी और विभिन्न माध्यमों में की थी। तो इनके द्वारा जो भी माध्यम प्रयोग किया गया उनमें मिट्टी, पत्थर, कंक्रीट, कांस्य आदि थे। इसी प्रकार कला शैली की रामकिंकर बेज के मूर्ति शिल्पों के विषय भारतीय तथा जनमानस से प्रभावित थे। मतलब इनके इन्होंने जो मूर्ति शिल्प बनाए वो भारतीय तथा जनमानस से प्रभावित थे और इनकी कला शैली पर लोक कला जैसी सरलता, सहजता तथा जामितीयता देखी जा सकती है। इनके रामकिंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में मुख्य रूप से संथाल परिवार, मिलकोल, महात्मा बुद्ध, सुजाता, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम थे। इसी प्रकार साहित्यकारों एवं फिल्मकारों का प्रभावित होना, जैसे मैंने आपको बताया कि रामकिंकर बेज पर कई पुस्तकों की रचना की गई। इनमें आर शिवा कुमार की पुस्तक रामकिंकर्स यक्ष यक्षी थी। इसके अलावा सोमेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा माई डेथ विथ रामकिंकर्स आदि पुस्तक भी थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि कला के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान देने के कारण भारत सरकार द्वारा 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
और 1980 में रामकिंकर बेज का देहांत हो गया। अब हम रामकिंकर बेज के कुछ प्रमुख मूर्ति शिल्प थे उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन मूर्ति शिल्पों में किन माध्यमों का प्रयोग किया गया, वह मूर्तियां किस तरह से बनाई गई। तो रामकिंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्प, रामकिंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्प, प्रमुख मूर्ति शिल्प। रामकिंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में सबसे पहले हम एक मूर्ति शिल्प रहा है इनका प्रसिद्ध मिलकोल, मिलकोल नामक एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि मिलकोल नामक मूर्ति शिल्प है, इसकी रचना 1956 में रामकिंकर बेज के द्वारा की गई थी। 1956 में इस मिलकोल नामक मूर्ति शिल्प की रचना की गई थी और इस मूर्ति शिल्प को बनाने में लोहे का, या यूं मान सकते हैं इस मूर्ति शिल्प के ढांचे को बनाने में, इस मूर्ति शिल्प के ढांचे को बनाने में लोहे का प्रयोग किया गया, लोहे का प्रयोग किया गया। और आकार बनाने हेतु, मतलब आकार बनाने हेतु सीमेंट, रोड़ी, बजरी आदि का प्रयोग किया गया। सीमेंट, रोड़ी, बजरी का प्रयोग किया गया। मतलब मिलकोल नामक मूर्ति शिल्प की रचना 1956 में रामकिंकर बेज द्वारा की गई थी और इस मूर्ति शिल्प को ढांचे को बनाने में तो लोहे का और आकार को बनाने में सीमेंट, रोड़ी और बजरी का प्रयोग किया गया। और यह मूर्ति शिल्प कहां पर स्थापित है? शांति निकेतन में। शांति निकेतन। तो शांति निकेतन में स्थापित इस मूर्ति शिल्प में दो स्त्रियां व बालक को गतिपूर्ण, दो स्त्रियां एवं बालक को गतिपूर्ण स्थिति में दिखाया गया है। गतिपूर्ण स्थिति में दिखाया गया है, मतलब दो स्त्रियां एवं बालक को गतिपूर्ण स्थिति में दिखाया गया है। मुख्य रूप से इस मूर्ति शिल्प में क्या दिखाया गया है कि यह स्त्रियां, जो दो स्त्रियां हैं, बालक है, तो यह स्त्रियां चावल की मिल में कार्य करती है, जिनको मील के सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वे मील की तरफ तेजी से प्रस्थान कर रही है। और इनके पास कपड़े सुखाने का भी समय नहीं है, इसीलिए वे दौड़ते हुए कपड़े सुखाती है। और इस संयोजन में, मतलब मुख्य रूप से क्या है कि जो ये स्त्रियां हैं चावल की मील में कार्य करती है और उस मील के सायरन की आवाज सुनाई देती है और जिसमें वे मील की तरफ तेजी से प्रस्थान कर रही है और इसीलिए वे दौड़ते हुए दिखाई गई है। और इस संयोजन में क्या दिखाया गया है कि इस संयोजन में तेज गति दिखाने के लिए स्त्रियों के वस्त्रों को उड़ते हुए तथा पैरों से मिट्टी को, मतलब पैरों से मिट्टी को उछलते हुए प्रदर्शित किया गया है। और इस मूर्ति शिल्प में एक स्त्री को आगे की ओर देखते हुए तथा दूसरी स्त्री को पीछे की ओर देखते हुए एवं बालक का मुख ऊपर की ओर देखते हुए प्रदर्शित किया गया। मतलब मील के सायरन की आवाज सुनकर वो तेज गति से दौड़ते हुए कपड़े सुखा रही है, मतलब उनके पास कपड़े सुखाने का समय भी नहीं है। तो इस संयोजन में क्या दर्शाया गया है कि इस संयोजन में तेज गति दिखाने के लिए स्त्रियों के वस्त्रों को उड़ते हुए तथा पैरों से मिट्टी को उछलते हुए प्रदर्शित किया गया है। मतलब इस मूर्ति शिल्प में एक स्त्री को आगे की ओर देखते हुए और दूसरी स्त्री को पीछे की ओर देखते हुए और बालक का मुख ऊपर की ओर देखते हुए प्रदर्शित किया गया है।
इसी प्रकार एक दूसरा मूर्ति शिल्प है संथाल परिवार। संथाल परिवार, संथाल परिवार नामक जो मूर्ति शिल्प है, इस मूर्ति शिल्प की रचना रामकिंकर बेद द्वारा 1938 ईस्वी में शांति निकेतन में ही की गई। मतलब ये भी शांति निकेतन में, मिलकोल भी, और ये संथाल परिवार भी शांति निकेतन में। तो इस मूर्ति शिल्प की रचना 1938 ईस्वी में रामकिंकर बेद द्वारा शांति निकेतन में की गई, जिसमें एक संथाल परिवार के एक पुरुष और महिला, बच्चे आदि को दिखाया गया है। तो इस मूर्ति शिल्प में एक पुरुष है को दिखाया गया है, महिला के बाएं हाथ में एक शिशु, मतलब महिला के बाएं हाथ में क्या है, एक शिशु है, सिर पर सामान की टोकरी व दरीपट्टी आदि रखी हुई दिखाई गई है। महिला के एक हाथ में, बाएं हाथ में शिशु और दाएं हाथ से वो अपने सिर पर जो टोकरी रखी हुई है, दरीपट्टी रखी हुई है, उसको पकड़े हुए दिखाई गई है। जबकि पुरुष के बाएं कंधे पर एक बड़ा कवर है, जिसके आगे की तरफ वाली टोकरी में तो एक शिशु को बैठे हुए और पिछली जो टोकरी है उसमें कुछ सामान रखे हुए दिखाया गया है। साथ ही एक स्वान को भी, मतलब एक कुत्ते को भी इसमें दिखाया गया है। और यह शिल्प जो संथाल परिवार नामक शिल्प है, यह आदमकद स्वरूप से 1.5 गुना ऊंचा है। तो आज के टॉपिक में हमने रामकिंकर बेज के बारे में पढ़ा।